अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमती जो मुश्किलात हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है, क्योंकि हमने देखा कि जो बजट प्रेजेंट किया गया पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो बड़ा इसे बैलेंस बजट करार दे रहे हैं। फिर हमने देखा कि पिछले 3 सालों में मैशत के हवाले से हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज बना हुआ था, इसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। फिर अपोजिशन के हवाले से अगर बात की जाए तो अपोजिशन भी हुकूमत के लिए इस वक्त कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे भी होते हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं। फिर हालिया प्राइम मिनिस्टर का HBO को दिया गया इंटरव्यू, खासकर अमेरिका को बेसिस देने के हवाले से हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया, इसे भी बड़े हल्कों में सराहा गया। लेकिन अगर इस वक्त हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज है तो वो है कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। इस सिलसिले में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ बड़ी एक अहम हुकूमती शख्सियत वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने एक बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो फिर मुल्क रुक जाएगा। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चैलेंज करता हूँ कि कोई गरीब दिखा दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो गई? क्या वाकई ये जो महंगाई का तूफ़ान है वो थम गया है, महंगाई ख़त्म हो गई है? इस मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं, जिस पर हुकूमत जो है वो बार बार बात कर रही है। हम देख रहे हैं कि इस पर राजी तो सभी हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर हम देख रहे हैं कि मिलकर बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह, फिर ऑपोजिशन जमातें भी हम देख रहे हैं कि इस मामले पर इकट्ठी हो गई हैं, APC बुलाने का ऐलान भी किया गया है। तो फिर इस पर आगे होगा क्या, हुकूमत की स्ट्रैटेजी होगी क्या? सारे मामले पर तफसील से बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए शरियात जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक हबीब साहब, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि कोई बड़ी मुश्किल हुकूमत के लिए है नहीं। मैशत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। बजट जो आया है इस पर भी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं इसे बड़ा बैलेंस बजट करार दे रहे हैं। अपोजिशन भी फिलहाल कोई ख़तरा नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है हुकूमत को, वो अभी भी आवाम को रिलीफ देना है। कल बड़े एक सीनियर जो आपके रहनुमा हैं वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया कि महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। सर, ये आप नहीं समझते कि अवाम की जो रही सही उम्मीदें हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मैशत बेहतर हो गई है, बजट में आप कह रहे हैं कि अदाद-ओ-शुमार सही दिए गए, तो ये तो रही सही उम्मीदों पर पानी नहीं फेर दिया उन्होंने। नहीं, देखें, बात ये है कि अवाम के साथ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम को माशी तौर के ऊपर प्रोटेक्ट करना, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और उसके लिए हुकूमत इक़दामात ले रही है। जो वो बात कर रहे थे वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही थी। अगर आप ये देखें कि हमने जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है वो 1300 से 1800 रुपए के ऊपर की है। इसी तरीके से जो हमारी दीगर और अजनास हैं उनकी कीमतों के अंदर भी इजाफा हुआ, तो किसान की जेब में गंदम की मद के अंदर 500 अरब रुपया इजाफी गया है। 100 अरब रुपया जो गन्ने का काश्तकार है उसकी जेब में इजाफी गया है, और अगर उसमें दीगर अजनास को भी शामिल कर लिया जाए तो 1100 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया है, जो कि इस मुल्क की आबादी का 60 से 70% है। और उनके साथ मुंसलिक जो हमारी लेबर है, जो हमारे खेतों खलियानों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, जिनको हम मज़ारे भी कहते हैं, उनकी जेबों के अंदर, उनकी आमदन में भी जो है और उनकी दिहाड़ी के अंदर भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इजाफा हुआ है। तो लिहाजा जब पैसा, मनी साइकिल जो है ये एक पूरा वेल्थ साइकिल है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होता है। अगर देहात की इकॉनमी बेहतर होगी तो देहात से पैसा शहरों में आके खर्च होगा, वहीं से जो है किसान अपने कपड़े भी ख़रीदेगा, ट्रैक्टर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, मोटरसाइकिल भी लेगा, ट्यूबवेल भी लेगा, और वहीं से वो अपनी अशाया ज़रूरियात जो है वो ख़रीदता है। तो लिहाजा वो अजाफी पैसा स्पेंड होता है और उसी से जो है वो नई ज़मीन भी ख़रीदेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। और इसी में आप देखें कि हमें $27 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से भिजवाया है, और उसमें से 90%
वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने $500 या $500 से कम रकूम जो है वो पाकिस्तान में भिजवाई हैं। तो लिहाजा वो 155 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4500 अरब रुपया बनता है, और 1,86,000 से हमारा पर कैपिटा 2,46,000 के ऊपर चला गया है, जिससे लोगों की कुव्वते खरीद के अंदर भी इजाफा हुआ है। चलें, ये तो कुछ अच्छी चीज़ें बातें हुई हैं, कुछ सीरियस नोयत की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। जहाँ चैलेंजेस आपके लिए कुछ कम हुए हैं फ़ारूक साहब हुकूमत के लिए, वहाँ कुछ और मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं। सबसे अहम बात जो मुझे समझ आ रही है आपके लिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में कल से शुरू हो चुका है, ये 25 तारीख तक रहेगा। अब जो सबसे अच्छी बात है, जो लोकल भी लिखने वाले, बाहर के लिखने वाले भी कह रहे हैं कि 27 में से 26 पॉइंट पाकिस्तान ने कवर कर लिए हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट लाइकली अब ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन आज जो कुछ खबरें बॉन से और दूसरी जगहों से आई हैं फ़ारूक साहब, वो परेशान कुन है। वो कह रहे हैं कि जी ये फ़ैसला सियासी भी हो सकता है। सियासी फ़ैसले का मतलब ये है कि दबाव अमेरिका का आएगा। देखें, अड्डों की बात पहले ही कर रहे हैं और इश्यूज़ पे वो हमसे कुछ मनवाना चाहते हैं। तो आपको लगता है इसके लिए कोई फॉरेन ऑफिस ने, आपके बाहर जो डिप्लोमेट बैठे हैं, उन्होंने पेशबंदी की है कि ये सियासी फ़ैसला आके हमारे लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा करेगा, जबकि हमने 27 में से 26 पॉइंट कवर कर लिए? देखिए, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। पहला पहलू तो ये है, जिसको आप भी सराह रहे हैं और तमाम शोबे के लोग इसको सराह रहे हैं, कि पाकिस्तान जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान हमें ग्रे लिस्ट के अंदर मिला, और जो फैटफ की रिक्वायर्ड पॉइंट से उनके अंदर कोई जो है वो पेशरफ शामिल नहीं हुई थी। हमने ना सिर्फ फैटफ के हवाले से कानून साजी की उसके ऊपर भी, बल्कि अपोजिशन ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 34 शिकों का NRO मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअज़म रहे। हम जो है वो अपनी पेशकदमी करते रहे इसके ऊपर और आगे बढ़ते रहे, और हमने फैटफ की रिक्वायरमेंट के 26 पॉइंट जो हैं वो मुकम्मल कर दिए। 1 पॉइंट रह गया, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो काम जारी है, और यही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक अमन का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक रह गई बात इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है या कोई और मामला है, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान हमेशा अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़िम्मेदार अंदाज से दुनिया के सामने रखता रहा है, अब भी हम रखेंगे। जहाँ तक रह गई बात किसी मुल्क के दबाव के हवाले से या कोई इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हमने उनको भी एंगेज किया है, उनको भी ये कायल कर रहे हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख़्वाह है, अमन के दिए जलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के लिए, किसी किस्म के अग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर किसी आपके हमसाया मुल्क में आग लगेगी तो उसकी चंगारियां जो है वो आपके मुल्क के अंदर भी आएंगी, जो पाकिस्तान ने फेस की। ये तो फ़ारूक साहब बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के HPO के इंटरव्यू को, और आज जो वाशिंगटन पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल भी है, बहुत से हवाले से लोग इसको सराह भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बुनियादी स्टैंड लिया है कि भाई ये बाहर की जंगें हमारे लिए मुश्किलात, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में हमारा जाना, किसी को सपोर्ट करना हमें सूट नहीं करता। हमने $150 बिलियन का नुकसान किया, 70,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी, इसके बावजूद वहाँ पे अमन नहीं होगा तो हमारी लिए मुश्किलात होंगी। ये अपनी जगह है। लेकिन फ़ारूक साहब, लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त यह है कि अमेरिकन जो है वो देखें जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। अभी देख लें, जिस तरह खबरें आई, बहुत से वालों से आप जानते हैं, CIA के चीफ आए, दूसरे लोग आए, वो हमसे चाह रहे हैं कि जो काम वो 20 सालों में नहीं कर सके पाकिस्तान मदद दे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पर जो मुश्किलात हैं, IMF के साथ देखें मुआहदा हमारा सस्पेंड हो गया है, $1 बिलियन जो है ना, सस्पेंड तो नहीं हुआ, बातचीत चल रही है, लेकिन $1 बिलियन मिलना था वो रुका हुआ है। फैटफ के मामलात हैं, और आप देख लें वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें इमदाद बंद कर दी है, यानी पैसा हमें नहीं दे रहे IMF की वजह से। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ सियासी तौर पे हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी तौर पे किया जा रहा है, और इसके लिए हमने कोई अपने तौर पे तैयारी कर ली कि कैसे इसका मुकाबला करेंगे? देखिए, बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का अगर आप आर्टिकल पढ़ें वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, तो हमें एड में मिला क्या है, $20 अरब मिले हैं। $150 अरब का हमने अपना नुकसान किया है, 70,000 हमारी जानों का ज़िया हुआ है, 5,000 से ज़ायद हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं इस तमाम सारे मामले के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले के ऊपर अगर आज पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ खुल के बयान नहीं करता और दुनिया को ये नहीं बावर करवाने के अंदर कामयाब होता, तो उसका
मज़ीद हमें नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। जहाँ तक रहेगी बात IMF के साथ, हम आज भी IMF के माहदे के अंदर हैं और IMF के माहदे के अंदर रहते हुए जो उनके मेयर्स से उन तमाम मेयर्स को जो है वो हमने पूरा किया और उसमें हमने आउट परफॉर्म किया है। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोविड की तमाम तर सख्तियों के बावजूद हमारी ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह 4% से ज़ायद होने जा रही है। हमने जो है वो 4700 अरब से ज़ायद का इंशाल्लाह हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड टैक्स होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर जो है इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने 80 करोड़ डॉलर माजरत के साथ वर्ल्ड बैंक का आपने जिक्र किया, तो वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि 5% नहीं, वो कहते हैं 1.5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी। एहतशाम साहब, एक मिनट। एहतशाम साहब, मैं थोड़ी इसमें भी तस्दीक करता चलूँ। जो वर्ल्ड बैंक का आपने हवाला दिया, तो हालिया दिनों में पंजाब के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है एक माहिदा जो है वो साइन किया है। ये तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ काम करने के हवाले से तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम भी एक खुददार कौम है और जो वज़ीर आज़म साहब ने स्टांस लिया है इसको सब ने अप्रिशिएट किया है। हम अपने मुल्क किसी पराई जंग को हम अपने मुल्क के गली मोहल्लों के अंदर नहीं लेकर आ सकते। अगर माजी के हुक्मरानों ने वो गलतियाँ की हैं तो उन गलतियों से अगर आज पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा तो उसका खमियाजा आइंदा आने वाली नस्लों को भरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने पेट के ऊपर पत्थर तो रख सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसके उनके असरात उनको आज से 10 से 20 साल बाद फेस करने पड़े, जो हम आज फेस कर रहे हैं। एक वक्त के अंदर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो अफगान जहाद कर रहे थे, उसके बाद वही जहादी जो है वो आपके दहशतगर्द बन गए। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि अब US को और बाकी तमाम ममालिक को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी ये पॉलिसीज़ कामयाब नहीं हुई। सही, ये इतनी बड़ी जो है वो आपकी फ़ौज हो और अफगानिस्तान के अंदर जो आप नताइज हासिल करने आए थे वो शायद नताइज हासिल ना कर सकें, और जब आप निकल रहे हैं तो निकलते वक्त भी वहां पर खाना जंगी का खतरा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिस गवर्नमेंट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद शामिल हो, ताकि अफगानिस्तान में भी अमन बहाल हो और पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी महफूज रहें। सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जाहिर है अफगानिस्तान के खत्ते का अमन जुड़ा है, पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो दीगर जो खत्ते के ममालिक हैं वहाँ भी अमन होगा। अब ज़रा आ जाते हैं फ़ारूक हबीब साहब, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हम देख रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, EVM और दीगर जो मामला, इस हवाले से कानून तो पास कर लिया आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन इस पर बड़े एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने, हमने देखा कि हुकूमत को ख़त लिख दिया, फिर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया, ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अलग हैं, APC बुला ली गई है। तो इस सारे माहौल में फिर हुकूमत क्या करेगी? आप मनाएंगे ऑपोजिशन को, एड्रेस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं उनको, या फिर वन साइडेड आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन को ये समझना पड़ेगा कि ये ऑपोजिशन की कोई विश लिस्ट के ऊपर काम नहीं होते। ऑपोजिशन का आप ये देखें कि कानून साजी के अंदर अदम दिलचस्पी रही है। हमने जो कानून पास किए, 21 कवानीन जब एक रोज़ के अंदर जो पास हुए वोटिंग के ज़रिए, वो एक रोज़ में पास नहीं हुए। उसमें से 8 कवानीन ऐसे हैं जो 2019 में कौमी असम्बली में पेश किए गए, जो कि स्टैंडिंग कमेटियों से पास होकर पड़े हुए थे कि सिर्फ अब उनके ऊपर वोटिंग होनी थी। उनके ऊपर अपोजिशन की अदम दिलचस्पी थी, क्योंकि आर और पार वाले जो है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, असम्बली में आने को तैयार नहीं थे, इस्तीफे देना चाहते थे, अदम एतमाद लाना चाहते थे, लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, लेकिन कानून साजी नहीं करना चाहते थे। हमने फ़ख्र इमाम की सरबराही में कमेटी बनाई। वो फ़ख्र इमाम साहब हैं जो कि तमाम लोगों में अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्टेबल हैं। इन्होंने उनके साथ बात करने से इनकार किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो कि पाकिस्तान के अंदर धांधली के खात्मे के हवाले से नागज़ीर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं, उसको देखने से इन्होंने इनकार कर दिया। और आज जब बिल पास हो गया तो इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। ये वो अपोजिशन है जिसने सबसे ज़्यादा APCs की हैं। अब लेकिन इनकी तमाम APCs का नतीजा 0 बराए 0 रहा। ये आए रोज एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ऑपोजिशन अब ये कहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आपने कमिटमेंट दी थी कि इस पर नजरसानी की जाएगी, तो हुकूमत कोई नजरसानी करेगी? मैं सुन रही थी बात चौधरी साहब को, वो कह रहे थे कि जो एक्ट पास हो गया इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, तो आप क्या रिव्यू करेंगे, नजरसानी करेंगे? बात ये है, देखें ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं।
हमसे जो इनकी बात हुई, इन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे। जब इनको ये लगा कि इनके पास नंबर्स नहीं है, इन्होंने बड़ा बोल दिया है। अब ये अपनी हजीमत और शर्मिंदगी बचाने के लिए इन्होंने ये कहा कि आप कवानीन के ऊपर जो है, हमने कहा कि आप बैठें और जो आपको इनके ऊपर कवानीन के ऊपर इश्यूज हैं वो हमें आप बताएं, उनका हम जायजा ले लेते हैं। लेकिन उसमें हरगिज ये नहीं था कि हम कानून वापस लेंगे। कवानीन अब सेनेट में है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल भी सेनेट की कायमा कमेटी में मौजूद है। वहाँ पर जाएं, वहाँ जाकर अपनी तजावीज़ दें। वहाँ पर इनके लोग भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ऑपोजिशन के दीगर सेनेटर्स भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा हैं और रिफॉर्म एजेंडे के अंदर पॉजिटिव किरदार अदा करें, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ठप्पा माफिया कायम रहे, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं डब्बों में बैलेट पेपर की स्टफिंग जारी रहे, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि डब्बे गायब हो जाएं। ये निजाम इनको सूट करता है, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ना ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट देने के लिए ये ट्वीटें करते रहे हैं, बयान देते रहे हैं। जब अमली मैदान में काम करने का टाइम आता है तो ये मुखालफत शुरू कर देते हैं। सही, ठीक है एहतशाम साहब, अभी मौक़िफ़ सुना आपने फ़ारूक हबीब साहब का भी। अपोजिशन का एतराज़ ये है कि हुकूमत ने जिस तरह से ये एक्ट पास किया, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मुशावरत नहीं की गई, जल्दबाजी में किया गया। अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इस मामले पर APC भी बुला रही है, सारी की सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी। आपको लगता है कि अपोजिशन की तजावीज़ को सामने रख कर बेहतर तरीके से ये मामला हल हो सकता था? देखिए सोनिया, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और PML के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जिस तरीके से ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि जी आप APC बुलवाएं, तो मुझे 2 मिनट की लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात बन गई है। उनका इस मामले से क्या ताल्लुक वास्ता है, उन्हें क्यों ख़त लिखा गया। आप एक तरफ रोना रोते रहे थ्रू आउट 3 सालों में कि जी पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब पार्लियामेंट में आपको बुलाया जा रहा नहीं आ रहे, जिस तरह बता रहे हैं फ़ख्र इमाम की कमेटी बनी, स्पीकर ने 20 दफ़ा बुलाया, वहाँ नहीं आए। देखिए आप मुखालफत बराए मुखालफत इस हवाले से हो रही है। EVM पे अब देख लें, दुनिया जहाँ के बड़े बड़े जो लोग इस पर तबसरा करते हैं, जिनको पता है इस इशू का, वो यही कहते हैं कि इससे बेहतर सिस्टम कोई नहीं है। आप उस पर भी नहीं आ रहे, आप कोई काउंटर तजावीज़ भी नहीं लेके आ रहे, आप सिर्फ एक ही बात लगी हुई है कि जी। अब देखिए मसला क्या है, शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि वो, मेरी तलाह यह है कि अपने भाई को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत से हवालों से कोई नई बात करने की कोशिश करते हैं। कल परसों अपनी स्पीच में भी 2-3 दफ़ा भाई साहब का नाम लिया। और कहने वाले लोग कहते हैं कि जी अदारों को भी वो कह चुके हैं कि जी हम उनका अब नाम नहीं लेंगे, अपनी बात करेंगे। तो ये आप बात करें अपनी सीधी सीधे, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे। अब सारे इस मसले का हल जिस तरीके से फ़ारूक साहब सब लोगों को लग रहा है कि अपोजिशन बैकफुट पर चली गई है, अब उनके पास कुछ नहीं रह गया कहने के लिए। मेरा ख्याल है अब इनिशिएटिव आपके पास है, आप बताएं कि कितनी जल्दी के साथ इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं, इंतखाबी इस्लाहत का मामला। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे फ़ारूक हबीब साहब का, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ हुकूमत के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर देता है, फिर आपके किए गए इकदामात पर भी बड़े सवालात उठा देता है, एतराज़ात भी लगाए गए। आलिया ये कहा गया कि 13 शिकें जो हैं वो आइन से मुतसादिम हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, हुकूमत की अब इस पर स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को एड्रेस करेंगे या फिर मुस्तरद करके आगे बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आइनी हैसियत है इन एतराज़ात की? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी कानून बनना है तो कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगी। जो कोई आईनी इदारा है वो आइन के मुताबिक तश्कील पाया गया, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन कौन सा कानून आइन के साथ मिलता है, आइन के साथ मुताबिकत रखता है या आइन से मुतकाजी है, इसकी इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो सवाए सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और आईनी इदारे के पास या किसी इदारे के पास नहीं है। ये बात मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक रह गई बात इलेक्शन कमीशन ने जो चीज़ें सामने लेकर आए हैं वो पब्लिक के अंदर पहले 15 तारीख को जाते हैं और 17 तारीख को मिनिस्ट्री सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेटर लिखते हैं। तो उसके ऊपर उनको खुद देखना पड़ेगा कि आया फैसला या एंगेजमेंट या जो एक आईनी इदारे का अपनी राय देने का जो तरीक़ाकार है वो क्या फोरम है या वो एक ऑफिशियल एक तरीक़ाकार मौजूद है। सही।
उस पर देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। वो मैं समझता हूं कि उनको देखना पड़ेगा। कभी ट्वीट्स आ जाती हैं, फिर कभी डिलीट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि लोग मुख्तलिफ सवालात अपनी जगह के ऊपर उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी उनकी तरफ से चीज़ें सामने आई हैं उसके ऊपर हम उनको इंगेज करेंगे और उनको इंगेज करने के ऊपर हम यकीन रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और एम्पावर करके इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बाद सब कहें कि साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं, क्योंकि आइन का ही आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन की पावर को वज़ा करता है, जिसमें वो लिखता है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो 2013 के इलेक्शन में आरओ इलेक्शन कहा गया, उसके बाद जो है वो कोई ऐसे हमने 125 दिन का धरना दिया, तो क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन की नेक नामी में इजाफा हुआ था? अच्छा। जब भी सवाल उठते हैं तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो ताउन करना चाहिए रिफॉर्म्स के हवाले से, कानून साजी के हवाले से। लेकिन फरक साहब, माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को भी बड़ी हद तक कंट्रोवर्शियल बना लिया है। अब ठीक है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए होंगे ना, कानून साजी जो भी होगी इस हवाले से पार्लियामान का एक रोल है। चलें, ये तो वजाहत कर दी। मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में फ़ारूक साहब सवाल पूछूंगा। आज FI ने उनको बुलाया और जो इतलात हैं, जो रिपोर्ट हुई कि वो कोई खातर खा जवाब नहीं दे पाए उनको FI के अथॉरिटीज़ को, ये शुगर स्कैंडल के हवाले से। और इसी तरह से वो जब जाने लगे दोबारा उनको बुलाया गया, गाड़ी में बैठ के थे, फिर दोबारा गए। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जी ये इसलिए उनको FIA के ज़रिए बुलवाया जा रहा है कि ये बजट से जो उन्होंने तकरीर की तवज्जो उठाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब मामला क्या है कि बेल फॉर अरेस्ट भी उन्होंने करवा ली थी 10 जुलाई को। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि सियासी तौर पे वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, और FIA क्या वाकई इसलिए बुला रहा है कि कोई उनको तवज्जो मामलात को किसी और तरफ ले जाया जाए? देखें बात यह है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इनकी अपनी अल अरेबिया शुगर मिल और रमज़ान शुगर मिल के बैंक अकाउंट्स के अंदर सामने आई हैं। किस तरीके से 18,000 हज़ार 15,000 हज़ार 20,000 हज़ार रुपये तनख्वाह पे जो मुलाजम रखे हुए हैं उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और वो पैसा बाद में सलमान शहबाज के पास जाता था और उस पैसे को शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ और उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग भी किया जाता रहा। अब इनके जो अपने चीफ अकाउंटेंट हैं और इसके अलावा जो सलमान शहबाज हैं, शहबाज शरीफ से सवाल पूछें कि ये शुगर मिलों के अंदर ये काम होता रहा, तो उन्होंने कहा जी कि सलमान शहबाज शुगर मिलों का इंचार्ज था। अच्छा जी, सलमान शहबाज को सामने लेकर आए तो वो सलमान शहबाज तो मुल्क से बाहर है, अब मुल्क से उसको फरार कराया हुआ है, और ख़ुद बैठ के यहाँ पर हमजा और शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं हमने तो एक धेले की करप्शन नहीं की। तो भाई सलमान शहबाज किसका बेटा है? वो चाइना सरकारी दौरों में जो पावर कंपनीज के साथ मीटिंग्स होती थी उनके अंदर वो किस हैसियत से बैठता था? उस वक्त तो वो आपका बेटे की हैसियत से बैठता था। वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के एडवाइजर्स लगाता था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का टेलीफोन इस्तेमाल करता था, चीफ मिनिस्टर की पावर्स इस्तेमाल करता था। उस वक्त तो वो आपका बेटा था। जब आप उसकी करप्शन पकड़ी जाए और जब आपसे सवाल हो कि आपने एज ए अम्ब्रेला के तौर के ऊपर उस करप्शन को प्रोटेक्ट किया, सहूलत फराहम की, तो आपके हंस के दिखा दें नहीं जी वो तो सलमान शहबाज से पूछें। तो शहबाज शरीफ साहब, अगर सलमान शहबाज आपका ही बेटा है और आपका बड़ा फरमा बरदार बेटा है तो उसको एक कॉल करें और उसे कहें कि मेरी इज्जत के ऊपर हरफ आ रहा है और मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, बेटा अगली फ्लाइट पकड़ो, लंदन से वापस आओ, एक और एलिमेंट है, इसका जवाब दो। क्योंकि सलमान शहबाज तो कैंसर का इलाज नहीं करवा रहे। एक मिनट श्याम साहब, एक मिनट। सलमान शहबाज तो कैंसर का इलाज नहीं करा रहे, उनको तो कमर की दर्द नहीं है, उनको तो ना पेट की दर्द है, उनको तो दिमागी तवाजुन भी ठीक है। तो वो लंदन में क्या कर रहे हैं? वो आए ना पाकिस्तान, आकर इदारों के सामने पेश होकर अपनी चीजें सामने रखें और अपने वालिद के ऊपर जो सवालात हो रहे हैं उनका जवाब दें। चले, ये अजीब इन्होंने तमाशा तो जवाबात कि जिस तरह पनामा केस में कहते थे जी कि दौलत अब्बा जी ने दी है, अब्बा जी कहाँ हैं? अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। यहाँ पे सलमान शहबाज जो है वो लंदन को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, ये तो मुझे इनकी मंतक समझ नहीं आती। एक नया ट्विस्ट जो इसमें है ना जी, वो फारूक साहब ये है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी बेटे मेरे इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं, आज़ाद तौर पे काम करते हैं, मेरा ताल्लुक वास्ता कोई नहीं उनसे, और दूसरी तरफ जो TTs के ज़रिए पैसा
शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में आता है, उससे उनकी दोनों बेगमात नुसरत शहबाज साहबा भी और तहमीना शहबाज साहबा भी, उनके घर ख़रीदे जाते हैं उसी पैसे से। उसको तो वो किसी तरीके से झुठला नहीं सकते। तो इस हवाले से फिर क्या उनके पास रह जाता है अपना मौक़िफ़ बेहतर पेश करने के हवाले से? देखें, बात यह है, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जब उनसे सवाल पूछें तो वो उनका जवाब देने को तैयार नहीं। वो जितने सवालात FIA ने इनसे तैयार किए हैं, वो सवालात जो हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इनके अकाउंट्स के अंदर हुई हुई हैं। सवाल फिर बुनियादी तौर के ऊपर उठता है, और शहबाज शरीफ का केस तो बड़ा ही सिंपल केस है, और ये वारदात दिन की रोशनी में पकड़ी गई है इनकी, कि आपकी कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपया आया, तो आया कैसे? सही। जब वो पैसे आ गए तो आने के बाद वो पैसे निकाल कर आपके ही घर में 96H के अंदर पहुंचाए जाते थे। वो आपकी लैंड क्रूजर, ग्रीन कलर की लैंड क्रूजर के अंदर पहुंचाए जाते थे। आपके कैश बॉयज पैसे लेकर आते थे, उन पैसों से फिर आप प्रॉपर्टियां भी खरीदते थे, अपने जाती अखराजात भी करते थे। आपकी और आपके बच्चों की दौलत के अंदर इजाफा टीटियों की वजह से हुआ है। हमजा शहबाज की दौलत में 800 गुना इजाफा टीटियों की वजह से हुआ है। ये कौन सी टीटियां हैं जो इनके अकाउंट में लगती हैं, वो आपके अकाउंट में क्यों नहीं लग जाती? सोनिया के अकाउंट में क्यों नहीं लग जाती? आपके कैमरामैन के अकाउंट में क्यों नहीं लग जाती? ये सवालात तो अपनी जगह है, लेकिन फरूख हबीब साहब, आपको नहीं लगता ये फिर एतराज क्यों उठाया जाता है कि आप केसेस पे केसेस बना देते हैं लेकिन साबित कुछ नहीं होता? हालिया शहबाज शरीफ के केस में आप देखें, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, वो तो पूरी की पूरी एक क्लीन चिट थी नैब के खिलाफ, तो फिर साबित क्यों नहीं हो पाते? ये लोग तो जमानत पर रिहा होकर कहते हैं हम तो सुरखरू हो गए, हमें तो जो है वो निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। देखें, ये भी इनका एक फंडा है, मंत्रा है कि शोर इतना मचाओ, पहले आओ सियासत में आओ, सियासत में आकर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करो, करप्शन करो, लूट मार करो, पैसा बनाओ, उसके बाद आकर सिस्टम में आकर इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके जो है उसके बाद को हमारे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। देखें, मामला ये है कि शहबाज शरीफ अभी तक किसी कोर्ट में भी बरी नहीं हुए, उनके रेफरेंसेस नैब कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। जो गवाहान हैं उन गवाहान की जो है गवाही रिकॉर्ड की जा रही है, और इसी तरीके से जो पहला केस है शरीफ नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनके दामाद, उसके अंदर कन्विक्ट हुए हैं एवन फील्ड केस में। इसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इतना एविडेंस मौजूद है कि ये भी कन्विक्ट होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये अंदर जाते हैं तो ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई, और जब इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो इनके पास जवाब ये होता है कि बेटा सलमान शहबाज से पूछो, सलमान शहबाज मुल्क से बाहर है। ना मुल्क से बाहर से वो वापस आए, ना वहां जाकर उसको को अप्रोच कर सके। वो बाहर इस वजह से है क्योंकि तोते की जान जो है वो सलमान शहबाज के अंदर है। चलें थोड़ा सा टॉपिक वो बाहर है, ठीक वो है, आएगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। शुरू में जो सोनिया ने बात की थी बजट के हवाले से, अब देखें जो अब लेटेस्ट सिचुएशन जो इमर्ज होकर सामने आ रही है वो ये है कि जी 8.6 ट्रिलियन डॉलर का बजट है, 5.6 ट्रिलियन रुपया जो है ना, डॉलर कह रहा हूँ, 8.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट है, और 5.7 ट्रिलियन जो है आपने जनरेट करना है। तकरीबन क्लोज टू 3 ट्रिलियन रुपीस का ये खसारा है इसमें, जिसके लिए अब एयरपोर्ट्स और दूसरे आज की रिपोर्ट जो है कि रोड जो है ना वो गिरवी रख के तो आप कर्जा लेने जाएंगे। आप नहीं समझते कि बड़ी मुश्किल हालात है, IMF नहीं पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा देने से इनकार कर दिया है, तो ये बजट, अगला बजट किस तरह फंड करेंगे, और ये एक बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? देखें, बजट देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, हमने कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया था। हमने सेल टैक्स में नून लीग ने 16 से 17% कर दिया था, हमने 18% तो नहीं किया। हमारे ऊपर जो है ये 3000 अरब रुपया हमने सालाना अदा करना है सूद की मद के अंदर, जो इनके लिए गए कर्जे हैं। हमारा डेट टू GDP रेशो 87% से 83% के ऊपर आया है। हमारी जो नेट कर्जों का जो फ्लो है, इंक्रीज है, वो उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। पिछले साल 3.7 बिलियन था, इस साल 3.3 बिलियन है। हम इनके लिए गए कर्जे भी वापस कर रहे हैं, और हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं और जो आमदन है उसमें हमने बैलेंस क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर उसमें से सूद की किस्तें निकाल दें, अगले साल का हदफ हमने टैक्स कलेक्शन का 5800 अरब रुपया रखा है। हम जो है वो टैक्स कलेक्शन के नए एवेन्यूज़ तलाश कर रहे हैं, हमने अनटैक्स एरियाज़ को टैक्स कर रहे हैं।
हमने बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं, हमने रिकॉर्ड 216 अरब रुपया टैक्स रिफंड्स जो हैं वो वापस किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक रह गई बात बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के हवाले से, तो उसकी रेशो भी पाकिस्तान की जो है वो कम हुई है। पिछले साल 7.5% थी, इस साल 6.5% है। तो आप ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा कर रहे हैं, पैदावार में इजाफा कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इसी से रिलेटेड एक और डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, ये खत्म हो जाएगा। चलें, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है। कल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने खिताब किया पार्लियामेंट से, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन गया, और ख़ास तौर पे 75% दालें जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो जो इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का रेट बता रहे हैं, कल जो उन्होंने बताया वो 11% बता रहे हैं, और साथ साथ वो फूड इन्फ्लेशन का 13% वो बता रहे हैं, जबकि ओपोजिशन कहती है कि ये फूड इन्फ्लेशन जो है 25% है। तो इससे महंगाई जो है ना, कहा जा रहा है कि इससे और बढ़ेगी। आप नहीं समझते कि महंगाई और बढ़ती है तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, 2023 का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, देखिए बात यह है कि महंगाई में हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, पेट्रोल डीजल हमारा 34 बैरल से 70 आज 73 बैरल के ऊपर पहुंच गया है। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी को कम करते करते 4 रुपये 5 रुपये के ऊपर ले आई थी। इसी तरीके से खुर्दनी तेल की कीमतों में 124% इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा WHO या UN ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा कि 10 साल से ज़्यादा महंगाई है, पिछले 10 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड महंगाई में इजाफा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इजाफा हुआ है कोविड की वजह से। 124% सिर्फ जो खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पका के खाते हैं वो सारा पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया मलेशिया से, पाकिस्तान में नहीं होता। उसकी कीमतों में 124% इजाफा हुआ है। और हम तो इस वक्त स्पेशल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। 53 अरब रुपया इस हुकूमत ने जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर रखा है। और आप ये देखें कि हम महंगाई का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 10,000 मेगावाट बिजली, पन बिजली लगा रहे हैं। इस कौम को बिजली नहीं चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, 4500 मेगावाट दिया मीर भाषा डैम है, 4200 मेगावाट दासू डैम है, 800 मेगावाट मोहम्मद डैम है, जिससे बिजली हमें सस्ती आएगी, हमारी एवरेज कॉस्ट बिजली की एनर्जी मिक्स हमारा ठीक हो जाएगा। आप देखें IPP से हमने मायदे रीनिगोशिएट किए, लेकिन IMF से कैसे मामला करेंगे? 1500 अरब रुपया हमने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करना है। IMF से मामला कैसे तय होगा? सस्पेंड हुआ है प्रोग्राम, आप देख लें कि वो कहते हैं टैक्स बढ़ाएं, बिजली बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कैसे? ठीक है, IMF के हवाले से मामलात को कैसे कर जाएगी गवर्नमेंट, इस पर जो है वो फारूक हबीब साहब का मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक हबीब साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब सवाल कर रहे थे कि IMF के मामलात को लेकर किस तरह से डील करेंगे, ज़ाहिर है IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म की जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, कीमतें बढ़ाई जाएँ। शौकत तरीन साहब ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे इस मामले पर। तो आसान होगा नेगोशिएट करना IMF के साथ, वरना वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहाल नहीं होगा आगे? देखिए बात यह है कि हम IMF के साथ, मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस किया, हमने टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा किया, हमने जो हमारा सर्कुलर डेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था उसको हमने काबू किया। यानी वो पिछले साल 500 अरब था, 500 अरब के हिसाब से बढ़ रहा था, वो 300 अरब के ऊपर आ गया। इसी तरीके से हमने जो बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसमें हमने प्रोग्रेस की है, और IMF के साथ हमारी प्रॉपर एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है। IMF से जहां पर हमारा उनके साथ डिस्कशन जारी है, वो ये चाहते थे 150 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि जो मेयर्स आप कह रहे हैं, इन मेयर्स को पूरा करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं। हम डायरेक्ट टैक्स लगा के या बिजली की कीमतें बढ़ाकर हम आवाम के ऊपर लोग कह रहे हैं कि मिनी बजट लेके आएंगे, तो उसके ऊपर हम उन्हें कायल कर लेंगे। IMF की शराइत पूरे करने के लिए लोग कह रहे हैं कि मिनी बजट हुकूमत लाएगी, उसमें टैक्सेस नहीं देखे, कोई मिनी बजट पिछले साल भी नहीं आया, मिनी बजट कोई पिछले साल भी नहीं आया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहेगी। और आप ये देखेंगे कि हमारी
सरमायादारों का, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और उससे मुंसलिक जो हमारी लेबर हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान ने जो बुरा वक्त देखना था वो देख लिया है। अब हमारी मैशियत स्टेबलाइजेशन के बाद ग्रोथ की तरफ जारी है और हम अपने पाँव के ऊपर बड़ी तेज़ी से खड़े हो रहे हैं। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, आप भी एग्री करते हैं जैसे फारूक हबीब साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बुरा वक्त देखना था वो देख लिया है, अब जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? देखिए, हम कुछ सियासी लोग तो नहीं है, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो 3 साल की सिचुएशन थी उससे तो बहरहाल हम बाहर निकल आए हैं। बहुत से हवालों से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बढ़ा है, लोकल इन्वेस्टर सामने आया, उसको देख के फ़ौरन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ रहा है। और जिस तरह फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दिए गए इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को और बाकी दूसरे शोबों को, तो इससे तो डेफिनेटली लगता है कि भाई अब जो 3 साल का कड़ा वक्त था वो गुजर गया। अब शुरुआत है अच्छी बातों की, लेकिन असल बात ये है कि 2023 से पहले मेरा ख्याल है फारूक साहब गवर्नमेंट को बड़े जल्दी में काम करने होंगे, क्योंकि आवाम रिलीफ चाह रहे हैं। रिलीफ अगर मिल जाता है किसी तरीके से, महंगाई की सूरत में, कमी में, जॉब्स क्रिएशन में, पावर्टी की कमी में, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली आपके लिए इलेक्शन अगला जीतना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेगी ओपोजिशन। जी फारूक साहब। जी बिल्कुल, आप देखें कि हम इंशाल्लाह ये जो ग्रोथ को हमने अब लेके आगे चल रहे हैं। देखें हमारा फोकस क्या है। इसहाक डार जो है वो स्टीरॉयड लगाकर वेंटिलेटर के ऊपर एक मरीज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ आएँ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आएँ। सस्टेनेबल ग्रोथ ये होती है कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा हो, आपकी पैदावार में, चाहे वो सनती पैदावार हो चाहे वो ज़रूरी पैदावार हो, उसके अंदर इजाफा हो, आपकी आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो, आपका सर्विसेज सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो और आपका जो तरक्याती बजट है उसके अंदर इजाफा हो। जो पीएसडीपी को हम 900 अरब रुपए के ऊपर लेके गए हैं, ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि ये मुल्क मुस्बत तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए नशरियात जनाब फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।